हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और ये न्यू ईयर में हम एक प्लेज लेते हैं कि और ज़्यादा मेहनत करेंगे और फिर कोशिश करें कि इसी साल कैसे हम एग्ज़ाम क्रैक कर लें। ठीक है, तो इसी के चलते जो वर्ल्ड हिस्ट्री का सीरीज़ हमारा चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। पहले में हमने बैकग्राउंड देखा, वर्ल्ड हिस्ट्री का बैकग्राउंड देखा, जिसकी वजह से हमें मदद मिला अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जो कि हमारा सेकंड क्लास था, उसको समझने में। और आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड, हमारा क्या है, अमेरिकन सिविल वॉर। ओके, देखो पहली बात तो सिविल वॉर होता क्या है। ठीक है, सिविल वॉर वो वॉर है जो कि विद इन ए कंट्री फाइट किया जाता है, प्रोबेबली टू एक कंट्री के एक रीजन को सेपरेट करने के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये हुआ सिविल वॉर। ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है? चैप्टर का इंपॉर्टेंस ये है कि हिस्टोरियंस ये इसको कोट करते हैं कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने नए कंट्री को एमर्ज होने का, यानी कॉलोनियलिज्म से बाहर आने का ब्लूप्रिंट दिया, जबकि अमेरिकन सिविल वॉर ने कंट्रीज कैसे आगे चलेंगे, कि नेशंस कैसे काम करेंगे, उनका पॉलिसी कैसे डिज़ाइन होगा, इसके बारे में ये जो अमेरिकन सिविल वॉर है उसने वो ब्लूप्रिंट दिया। ठीक है, तो इक्वली इंपॉर्टेंट है ये भी, जो ये थर्ड क्लास है हमारा, जैसा हमारा सेकंड क्लास इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो अगर आपने वो पहले 2 क्लासेस नहीं देखे तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए, ताकि इसको आप और बेहतर तरह से समझ पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। ओके, देखिए, तो सिविल वॉर हमने बोला कि बाय डेफिनेशन सिविल वॉर का मतलब ही वही होता है कि जब क्या होता है, एक स्टेट के पार्ट्स में, 2, 3, 4 पार्ट्स में क्या होता है, उनके बीच में जब लड़ाई होता है उसको बोलता है हम सिविल वॉर। ठीक है, अच्छा देखो, तो क्यों ये जो सिविल वॉर होगा यूएसए में, वो किसके किसके बीच में होगा? नॉर्दर्न स्टेट्स के और सदर्न स्टेट्स के बीच में होगा। ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट्स को बोला जाएगा यूनियन, और इसको बोला जाएगा, सदर्न स्टेट्स को बोला जाएगा कॉन्फेडरेट, यानी यूनियन स्टेट्स एंड कॉन्फेडरेट स्टेट्स। ठीक है, तो इनके बीच में हम झगड़ा देखेंगे। बट स्टार्ट क्यों होगा, है ना, स्टार्ट क्यों होगा, इसके पीछे जो कॉजेस हैं हम उनको 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला रीज़न था इकोनॉमिक, और ये सबसे बड़ा रीज़न था। ठीक है, इकोनॉमिक रीज़न सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसमें इकोनॉमी में हम क्या देखेंगे, दो पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज स्लेवरी, ठीक है, एंड नंबर 2 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, 2 चीज़ें। देखिए यहाँ पे आपको ब्लू कलर में एक दिख रहा होगा, एक आपको रेड कलर में दिख रहा होगा। अभी फिलहाल के लिए हम ये जो चेक्ड कलर्स हैं इनको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, यानी जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, ये क्या है, इनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, इनमें क्या हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, जबकि ये जो सदर्न स्टेट्स हैं इनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और वो ये जो सदर्न स्टेट्स हैं ये लोग प्राइमरीली वो डिपेंड करते हैं आपके एग्रीकल्चर पे। ठीक है, एग्रीकल्चर, और उनमें भी अगर आप ज़्यादा जानना चाहें तो जितने सारे आपके प्लांटेशन क्रॉप होते हैं, ठीक है, ये प्लांटेशन सारे क्रॉप जो होते हैं, कॉटन, टोबैको, ठीक है, टी, इन सब पे ये डिपेंडेंट है। ठीक है, और सेकेंड चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या है, ये लोग डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो प्लांटेशन कर रहे हैं तो वो डिपेंड करते हैं आपके एक्सपोर्ट पे। तो पहला रीज़न आपको समझ आया, नॉर्दर्न स्टेट्स इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं जबकि सदर्न स्टेट्स इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं है, और वो डिपेंड कर रहे हैं किस पे, एग्रीकल्चर पे, प्राइमरीली जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, और उनका इकोनॉमी डिपेंड कर रहा है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे। ओके, पहला पॉइंट समझ आया। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्लेवरी, क्योंकि जो सदर्न स्टेट्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो वो क्या करते थे, अफ्रीका से स्लेव्स ले आते थे, और आपको पता है स्लेव्स को क्या है, सैलरी नहीं देना, उनका ख्याल नहीं रखना, ये सब, तो उनका पैसा बचता था, है ना। तो स्लेव्स जब तक एग्रीकल्चर में काम करेंगे तब तक एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल रहेगा, है ना। बट नॉर्दर्न स्टेट्स ने क्या बोला, ये जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं इन्होंने बोला कि भाई जो स्लेवरी है इसको बैन कर दो, इसको हटा दो। तो आप सोचिए, आप क्या झगड़ा स्टार्ट नहीं होगा? इनको चाहिए स्लेवरी, क्योंकि स्लेवरी से प्लांटेशन में पैसा कम लगता है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और उनका पूरा इकोनॉमी स्लेव सिस्टम पे डिपेंड हो गया। इसका मतलब सिंपल है, जबकि नॉर्दर्न स्टेट डिमांड करते हैं स्लेवरी को हटा दो, तो सदर्न स्टेट्स को ये लगने लगा कि भाई अगर स्लेवरी ही चला जाएगा तो हम तो गिर जाएंगे, हमारा इकोनॉमी ही गिर जाएगा, पॉवर्टी वगैरह हो जाएगा। तो ये 2 रीज़न हम किस में पढ़ेंगे,
इकोनॉमिक रीजन्स, जो कि झगड़ा को स्टार्ट करेगा। और इन्हीं 2 रीजन से प्राइमरीली स्टार्ट होंगे हमारे नेक्स्ट जो रीजन है, जिसको हम लिखेंगे पॉलिटिकल रीजन। ओके, तो पॉलिटिकल रीजन क्या हुआ? नंबर 1 हमने क्या लिखा? इकोनॉमिक रीजन में हमने देखे 2 रीजन हमने देखे। एक क्या देखा हमने? इंडस्ट्रियलाइजेशन, और दूसरा हमने देखा स्लेवरी। ठीक है, सिमिलरली हम पॉलिटिकल रीजन देखते हैं। देखो, पॉलिटिकल रीजन्स को हम फिर से 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 होगा एक्सपेंशन, ठीक है। नंबर 2 होगा रिप्रेजेंटेशन, नंबर 3 होगा पावर। ठीक है, नंबर 1 एक्सपेंशन। देखिए, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि मान लेते हैं ये अमेरिका है, तो ब्रिटेन की सारी कॉलोनीज कहाँ पे थी? ईस्टर्न साइड पे थी। यहीं पे हमने बात किया था लास्ट क्लास में कि कैसे 13 टोटल कॉलोनीज बनाए गए थे। कब? जब ब्रिटिश लोग इन पे कब्जा किए हुए थे। फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ और वो 1776 से चला, और फाइनली 81 में क्या हुआ? कॉर्नवालिस के सरेंडर के साथ 87 में फिर उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया। ठीक है, 1787 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया, और उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हम क्या हैं? इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं करके। ओके, बट अब क्या हुआ? धीरे धीरे करके उन्होंने यहाँ से, मतलब ईस्टर्न कोस्ट था, यहाँ से वो लोग वेस्टवर्ड एक्सपेंशन करेंगे। मतलब अब मान के चलिए ये वाले सारे कॉलोनी थे किसके? इंग्लैंड के थे। अब वो क्या करेंगे? धीरे धीरे करके वेस्टवर्ड एक्सपेंड करेंगे। मतलब ये जो टेरिटोरीज हैं, इनको भी इंडियन, जो आपका यूएसए का जो यूनियन बना है, फेडरेशन बना है, उसके साथ इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जब ये एक्सपेंशन स्टार्ट होगा, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? कि भाई ये जो स्टेट्स हैं, है ना, इनमें स्लेवरी को रखा जाए या इसको नहीं एबोलिश किया जाए। समझ पा रहे हैं? मतलब नॉर्दर्न स्टेट्स बोलेंगे कि यहाँ पे स्लेवरी को मत रखो, सदर्न स्टेट्स बोलेंगे कि यहाँ पे स्लेवरी को डिमांड करो। उसको बोला जाएगा कि इनको यूनियन स्टेट बनाना है कि स्लेव स्टेट्स बनाना है। स्लेव स्टेट्स वो स्टेट्स होंगे जिनमें स्लेवरी को एबोलिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वो डिबेट हमेशा चलता रहेगा। ओके, पहला हुआ। तो इसी वजह से अभी हम ये आप देख रहे होंगे कि वो डॉटेड लाइंस हैं, ठीक है, जो कि डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है। वो मतलब वो चाहते थे यूनियन में मिलना, बट वो चाहते थे स्लेवरी भी एबोलिश ना हो। तो इसी वजह से आपको ऐसे भी कुछ स्टेट्स देखेंगे जो कि स्ट्राइप्ड हैं, मतलब रेड से भी मार्क्ड हैं और ब्लू से भी मार्क्ड हैं। ठीक है, ओके, तो ये समझ आया। नेक्स्ट पार्ट है आपका रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, इनका भी तो पार्लियामेंट होगा, हाउस ऑफ कॉमन्स होगा, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में था। तो इनके पार्लियामेंट में मान लेते हैं अगर यूनियन यानी नॉर्दर्न स्टेट्स का, अगर ज़्यादा स्टेट्स नॉर्थ के साथ जुड़ने लगे और वो लोग बोलने लगे कि हम स्लेवरी को एबोलिश कर देंगे, तो प्रॉब्लम किसको होगा? प्रॉब्लम होगा ये जो साउथ है उसको प्रॉब्लम होगा। अगर ज़्यादा स्टेट्स साउथ के साथ में जुड़ने लगे, जो कि बोलने लगे स्लेवरी को रखा जाए, तो नॉर्थ को प्रॉब्लम होगा, है ना। तो मान लेते हैं 100 सीट होगा, तो 100 सीट में से अब क्या होगा? अगर ज़्यादा नॉर्दर्न स्टेट्स हुए तो स्लेवरी एबोलिश होगा, और ज़्यादा अगर सदर्न स्टेट्स है तो स्लेवरी एबोलिश नहीं होगा। तो ये भी मुद्दा था कि भाई रिप्रेजेंटेशन हमें जो ऊपर मिला हुआ है वो कैसा चलेगा। ठीक है, एंड थर्ड है, अगर रिप्रेजेंटेशन आपको मिल रहा है तो फिर आपको ये भी मौका मिलेगा स्लेवरी को एबोलिश करना है कि नहीं करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कहाँ करना है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। तो ये सारी चीज़ों को लेके आपका पॉलिटिकल फिर क्वेश्चन पैदा हुआ, और ये इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल रीजन्स हैं, इन्होंने मिल के क्या किया कि जो सिविल वॉर है उसका बैकग्राउंड या फिर उसका सीड उन्होंने प्लांट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको कैसे स्टार्ट हुआ ये नॉर्थ वर्सेस साउथ डिबेट अच्छे से समझ आया होगा, जहाँ पे हमने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजन सारे डिस्कस किए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। और क्या होगा आगे? आगे क्या होगा कि अब इलेक्शन भी होने वाले थे आगे जाके। तो इलेक्शन में क्या होगा कि एक रिपब्लिकन पार्टी बनेगी। ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट्स में, जिनको हमने यूनियन स्टेट्स बोले, वहाँ पे एक पार्टी बनेगी जिसका नाम होगा रिपब्लिकन पार्टी। ओके, रिपब्लिकन पार्टी। ये पार्टी जो कैंपेन करेगी, इनका जो कैंपेन होगा वो होगा बैन स्लेवरी। ठीक है, बैन किया जाएगा स्लेवरी, और उनके जो कैंडिडेट होंगे उनको आप जानते होंगे अब्राहम लिंकन। ठीक है, और अब्राहम लिंकन क्या करेंगे? इस पार्टी को लीड कर रहे होंगे, और फाइनली क्या होगा? वो आपके जीत जाएंगे। ठीक है, बट इससे पहले थोड़ा सा क्या हुआ होगा, इन जो स्टेट्स हैं, ये जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं सारे, इन सब में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया होगा। कैसे? ये
पता लग रहा होगा कि ये पार्टी जीतने वाली होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नॉर्थ और साउथ करके जो स्टेट्स डिवाइडेड हैं, इनमें क्या होगा, एक ऐसा ही स्टेट होगा जिसका नाम होगा कैंसस, ठीक है। वो नया नया क्या होगा, उसको बोला जाएगा कि भाई आप देखो आपको ऐड होना है किस में, कि आपको यूनियन में जाना है कि आपको जाना है फेडरेशन में। यूनियन यानी नॉर्दर्न स्टेट्स, फेडरेशन यानी सदर्न स्टेट्स। तो कैंसस एक ऐसा जगह था जहां पे कि दोनों ही भावनाओं के लोग, मतलब दोनों ही पार्टीज को सपोर्ट करने वाले, दोनों ही वॉइसेस को सपोर्ट करने वाले लोग रहते थे, ठीक है। तो क्या किया गया, यहाँ पे एक पास किया गया कैंसस एरकन्स एक्ट, ठीक है। इसमें यह बोला गया कि भाई लोगों का पॉपुलर वॉइस जानो, उनसे वोट करवाओ कि कहाँ मिलना है, ठीक है। वोट करवाओ कि यूनियन में जाना है कि फेडरेशन में जाना है। अब आप खुद सोचिए, जब दोनों ही ग्रुप के लोग एक जगह पे होंगे तो उनमें झगड़ा होना कॉमन सी बात है। और ये झगड़ा, ये वोट जब वो करवाएंगे तो वो एक झगड़ा को प्रमोट करेगा जिसको बोला जाता है ब्लडी कैंसस। इसका मतलब यह है लोगों के बीच में जो मारामारी होगा और बहुत लोगों का इसमें डेथ होगा, और वो जो ब्लड निकलेगा वो जो पीरियड को बोला जाता है ब्लडी कैंसस पीरियड, ठीक है। अब उस तरफ अभी हम बात कर रहे थे अब्राहम लिंकन जो अपना पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे थे, वो भी जीतने वाले हैं। तो ये और ज़्यादा वायलेंट होने लगेगा और बहुत से लोगों का इसमें जान जाएगा। और फाइनली क्या होगा, हम देखेंगे कि अब्राहम लिंकन जो है वो अभी जीत जाएंगे। जब अब्राहम लिंकन जीत जाएंगे, अब से क्या होगा, ये मूवमेंट को फ्यूल मिलेगा। क्या फ्यूल मिलेगा, अब तो सदर्न स्टेट्स को लगा कि भाई अब्राहम लिंकन जो थे, इन्होंने तो अपना कैंपेन ही चलाया था कि स्लेवरी को मैं हटा दूंगा करके। तो अब वो डर रहे थे, और उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे तो वहाँ पे चार्ल्सटन पोर्ट पे उन्होंने सदर्न जो स्टेट्स थे उनकी आर्मी को उन्होंने बोला कॉन्फेडरेट आर्मी। इसने क्या किया, जो आपके नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, नॉर्दर्न यानी उनको बोलते हैं यूनियन आर्मी, ठीक है। उनका जो आर्मी बनेगा आगे जाके उसको बोला जाएगा यूनियन आर्मी। तो कॉन्फेडरेट आर्मी ने क्या किया, नॉर्दर्न स्टेट पे जो आपका चार्ल्सटन पोर्ट था वहाँ पे उन्होंने हमला कर दिया, आर्म्स उठा लिए और बोला कि चलो ताकत के बल पे हम क्या करेंगे, कब्जा कर लेंगे नॉर्थ को, ठीक है। तो क्या हुआ, नॉर्थ में फिर यूनियन आर्मी बनेगा। फिर उनके बीच में स्टार्टिंग में बैटल्स ऑफ बुल रन होंगे। 2 बैटल हुए थे एक्चुअली, इसी वजह से मैंने बैटल्स लिखा है। तो बैटल्स ऑफ बुल रन होंगे और दोनों में ही क्या होगा, ये जो कॉन्फेडरेट आर्मी है या फिर ये जो सदर्न आर्मी है, ये क्या होगी, ये जीत जाएगी और ये लोग क्या होंगे, ये हार जाएंगे। ये होगा, इनका मोरल बहुत बूस्ट होगा, ठीक है। और यूनियन धीरे धीरे दिख रहा होगा कि यूनियन आर्मी धीरे धीरे मतलब वो वीक हो रहा है। तो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, यूनियन आर्मी कोशिश करे कि हम कैसे राइज करें। फिर 2 बैटल लड़े जाएंगे, एक होगा बैटल ऑफ मैरीलैंड और एक होगा बैटल ऑफ शार्प्सबर्ग। बैटल ऑफ मैरीलैंड में पहली बार क्या होगी, ये जो बैटल है बैटल ऑफ मैरीलैंड, इसमें यूनियन आर्मी जीतेगी और इसमें फिर कॉन्फेडरेट आर्मी 2 बैटल जीतने के बाद, यानी बैटल्स ऑफ बुल रन जो 2 हुए थे वो जीतने के बाद वो पहली बार हारेगी आपकी मैरीलैंड की बैटल में, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है, ये अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे ब्लडीएस्ट बैटल था। मतलब तकरीबन माना जाता है कि दोनों पार्टीज, यानी चाहे वो यूनियन आर्मी हो या चाहे वो कॉन्फेडरेट आर्मी हो, इन दोनों के ही मिला के मोर देन 1 लाख, ठीक है, मोर देन 1 लाख लोग यहाँ पे मारे गए थे, ठीक है। और 3-4 लाख करीब लोग इंजर्ड हुए थे। तो ये सबसे ब्लडीएस्ट बैटल था और ये बैटल को जीत गए कौन, यूनियन आर्मी जो थी या फिर नॉर्दर्न स्टेट जो थे वो जीत गए। और यहाँ से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ आपका कॉन्फेडरेट आर्मी का वीक होना धीरे धीरे करके स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये जो बैटल हुआ, इसने ये जो दंगे को कहीं ना कहीं और ज़्यादा फ्यूल कर दिया कि दोनों तरफ से तकरीबन 1,50,000 लोग मरे थे। तो इसने दोनों को ही होप दिया। ऑल्दो कॉन्फेडरेट आर्मी हार गई थी, फिर भी उनको लग रहा था कि हम फिर भी जीत सकते हैं। बट इस टाइम पे जो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, 16th प्रेसिडेंट ऑफ USA अब्राहम लिंकन ने एक ऐसा पॉलिसी लाया जिसने पूरा गेम को ही बदल के रख दिया। और वो पॉलिसी को हम बोलते हैं एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, ठीक है। ये अब्राहम लिंकन ने क्या बोला इसके तहत, अब्राहम लिंकन ने बोला कि भाई देखो, जो स्लेव्स हैं, चाहे वो नॉर्दर्न स्टेट्स में हो चाहे वो सदर्न स्टेट्स में हो, आपको आज से फ्री कर दिया गया है, ठीक है।
आप चाहो तो नॉर्थ आ सकते हो, आप चाहो तो नॉर्दर्न आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके दो परिणाम हुए। सबसे पहला परिणाम हुआ, जो स्लेव्स सदर्न स्टेट्स में थे वो लोगों ने सदर्न स्टेट्स को छोड़ के आके यूनियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनका इंटरेस्ट इसके साथ जुड़ा हुआ था ना। बहुत ज़्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, बहुत ज़्यादा उनको मार खाना पड़ता था और उनके साथ बहुत इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोड़ के वो सदर्न स्टेट से माइग्रेट करके आके नॉर्दर्न या फिर यूनियन आर्मी को इन्होंने ज्वाइन कर दिया। और यहाँ पे क्या हुआ, जो सदर्न आर्मी थी या फिर जो कन्फेडरेट आर्मी थी उसके नंबर धीरे धीरे रिड्यूस होने लगे विथ टाइम। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे और क्या फ़ायदा हुआ, ये जो पॉलिसी वो लाए स्लेवरी को सपोर्ट करने के लिए, तो उन्होंने ये कोशिश किया कि कैसे मैं इंटरनेशनल अटेंशन, ठीक है, इंटरनेशनल अटेंशन में ला पाऊँ, और या फिर इंटरनेशनल हम बोल सकते हैं सपोर्ट उनको मिल पाए, ताकि इनको जीतने में सदर्न आर्मीज़ के अगेंस्ट, कन्फेडरेट आर्मी के अगेंस्ट उनको जीतने में मदद मिले। तो अब क्या होगा कि ये जो 2 पॉलिसीज़ ने उसको गेम चेंज करके रख दिया, और कंट्रीज़ लाइक इंग्लैंड जो कि रॉ मटेरियल ऑल्दो प्रोक्योर करते थे सदर्न स्टेट से, बट क्योंकि उन्होंने स्लेवरी पहले से एबोलिश कर दिया था तो उनको ज़बरदस्ती यूनियन या फिर अब्राहम लिंकन को सपोर्ट करना पड़ा। और फिर हम देखते हैं कि 9 मार्च को क्या होगा कि ये क्या करेंगे, 1865 वो क्या करेंगे कि सरेंडर कर देंगे। एक बैटल होगा, वो फोर्ट पे हमला कर रहे होंगे सदर्न आर्मी, और फिर क्या होगा वहाँ पे नॉर्दर्न आर्मी, ठीक है, उनको घेर लेगी और वहाँ पे क्या होगा, वो सरेंडर कर देंगे। तो 9 मार्च को क्या हुआ, ये इसके चलते जो एमेंसिपेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन और जो बैटल ऑफ शार्प्सबर्ग हुआ, इन दोनों ने कहीं ना कहीं ये जो आपका सिविल वॉर चल रहा था उसका जो एंड है उसको उन्होंने क्लाइमैक्स उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब 9 मार्च को उन्होंने सरेंडर किया, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, अब्राहम लिंकन जो थे उनको इन्हीं सदर्न आर्मी के लॉयलिस्ट में से एक आदमी ने क्या किया, 14 मार्च को उनको गोली मार दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं असैसिनेशन हो गया किसका, आपका अब्राहम लिंकन का, ठीक है। बट फिर क्या हुआ, फिर हम देखते हैं कि 29 मार्च को 1865 ये डेट को फिर क्या हुआ कि इनके बीच में सरेंडर ट्रीटी साइन होता है बिटवीन सदर्न स्टेट्स या फिर कन्फेडरेटेड स्टेट्स क्या करते हैं, नॉर्दर्न स्टेट के साथ ट्रीटी साइन करके वो सरेंडर कर देते हैं, और इसी के साथ हमारा सिविल वॉर एंड होता है, ठीक है। बट जैसे हमने बात किया कि हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि भाई अगर अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने मॉडर्न स्टेट्स के बर्थ का ब्लूप्रिंट रखा, तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने मॉडर्न स्टेट्स कैसे काम करेंगे, उनका वर्किंग कैसा होगा, पॉलिसी डिज़ाइन कैसा होगा, उसका उन्होंने ब्लूप्रिंट रखा। तो इस हिसाब से क्या क्या उसके सिग्निफिकेंस हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो नॉर्दर्न स्टेट्स बोले थे कि स्लेवरी को क्या किया जाना चाहिए, बैन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो क्या होगा, बैन किया जाएगा स्लेवरी को। और अब्राहम लिंकन बोलेंगे अपने जो उनका जो फेमस स्पीच डायलॉग है, कोट है, आप सुनते होंगे कि गवर्नमेंट इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये जो डायलॉग वो वहाँ पे डिलीवर करेंगे और वो बोलेंगे कि आज से चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो वाइट हो, चाहे वो स्लेव हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी जेंडर का हो, उसको आज से सिटीजनशिप और इक्वल राइट्स दिए जाएंगे यूएसए में। और उसके चलते 13th, 14th एंड 15th अमेंडमेंट उनके कॉन्स्टिट्यूशन में होगा। एंड लास्टली जो इनइक्वालिटी था, जो इम्बैलेंस था, रीजनल इम्बैलेंस था कि नॉर्दर्न स्टेट्स ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज थे और सदर्न स्टेट्स में इंडस्ट्री नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट था, सिर्फ वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, वो सारा रीज़न जो कि जिसने कि सिविल रिबेलियन को स्टार्ट किया था, सिविल वॉर को स्टार्ट किया था, उसको ख़त्म करने के लिए ऐसे पॉलिसीज़ डिज़ाइन किए जाएंगे जो कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सब्सिडी दिया जाएगा, गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करेगी और फिर सदर्न स्टेट्स भी धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइज्ड होने लगेंगे, ठीक है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था कि अमेरिकन सिविल वॉर एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये आपका ख़त्म होता है, ठीक है। आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखिए और लिखने का इसको कोशिश कीजिए। मैं आशा कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए ज़रूर, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। हम पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा वीडियो एक एक करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।